मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आज हम लोग देखने वाले हैं एडवांस ग्रामर के कुछ गोल्डन रूल्स, जहां से पेपर में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे तो मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको वो सारे रूल्स यहाँ पर करवाऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे या जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बेसिकली एडवांस ग्रामर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जो आजकल एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो जो हम लोग डेली पढ़ते हैं उस प्रकार से प्रश्न नहीं बनते हैं। कुछ अलग लेवल के जो ग्रामर है कह सकते हैं, जो रूल्स हैं वहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। मोस्टली एक्सेप्शनल कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। पहला आप यहाँ पर अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, पहला रूल कह रहा है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कहने का मतलब जब दो हों या फिर दो से ज्यादा आपके कैसे सब्जेक्ट हों, सिंगुलर सब्जेक्ट हों, और वो कनेक्टेड हों, किससे कनेक्टेड हों, एंड से कनेक्टेड हों, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा वहां पर जो वर्ब आएगी आपकी वो प्लूरल होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई कि जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, किससे कनेक्टेड हों, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट कनेक्ट हों एंड से, तो उसके साथ में आपको प्लूरल वर्ब लगाने। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है हरी एंड राम इज हियर, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक हरी आपका सब्जेक्ट हो गया और एक हो गया राम, इसके बीच में एंड से कनेक्शन है। तो यहाँ वर्ब जो होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल, लेकिन यहाँ कैसा है, सिंगुलर लिखा है, तो इसलिए ये वाला गलत होगा। और नीचे वाला हरी एंड राम आर हियर, ये वाला आपका सही माना जाएगा। तो ये आपका पहला रूल हुआ, इसको अच्छी तरीके से समझना है। वो सारे रूल्स इसमें हैं जहां से हमारे बोर्ड में पेपर में बन सकता है प्रश्न। अब अगला देखेंगे, लिखा है जब कोई दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, रेफर करते हो सेम पर्सन को या फिर किसी चीज को या फिर किसी प्लेस को, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो जब दो सिंगुलर नाउन्स हों लेकिन वो एक ही विषय वस्तु या व्यक्ति को रेफर कर रहे हो, तो वहां पर आपको ध्यान देना वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां लिखा है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो जो सेक्रेटरी है, ठीक है, और वही क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर, यहाँ लिखा है प्लूरल, तो यहाँ क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब दूसरा चीज ध्यान रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर दोनों के तरफ प्रोनाउन दोनों के तरफ अगर कोई आर्टिकल लगा है तो दोनों डिफरेंट चीजें मानी जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं द यहाँ केवल लगा है, यहाँ नहीं लगा है। अगर यहाँ पर द कर देंगे, द प्रिंसिपल कर देंगे, तो ये सेक्रेटरी भी अलग हो जाएगा और प्रिंसिपल ही दोनों अलग हो जाएंगे। तो जब अलग हो जाएंगे उस केस में पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ लिखा है ना आपके सामने, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल कैसे हैं, सेम ही है, ठीक है ना। तो ये वाला नियम आपको ध्यान रखना है, और जो आप नियम पढ़ रहे हैं उनके एक्सरसाइज भी लगाइएगा, करेक्ट इनकरेक्ट देखिएगा, क्योंकि हमारे पेपर में आता है कि किस वाले पोर्शन में गलती है, ए में, बी में, सी में या डी में, या कोई किसी में भी नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी पे पीजीटी वाले हो चाहे टीजीटी वाले हो, कोई भाई, चाहे आपका एलटी का एग्जाम आ रहा हो, चाहे जीआईसी का हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब लिखा है जब इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाई ईच और एवरी, मतलब समझिएगा जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वो प्रोसीड कर रहा हो ईच के द्वारा या फिर बाई के द्वारा, मतलब ईच या एवरी के बाद में कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी, ये बोल रहा है। तो यहाँ देखो लिखा है एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो यहाँ देखिए जो बॉय आपका लिखा है इससे पहले यहाँ पर एवरी आया है, या फिर अगर मान लो यहाँ पर ईच लगा होता है, ईच लगा होता, ठीक है, और ईच एवरी के बाद जो भी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी। तो यहाँ पर बॉय लिखा है, गर्ल, हालांकि आपको दिखने में दो लग रहे हैं, बॉय और गर्ल है, लेकिन इनके पहले क्या लगा है, एवरी लगा हुआ है, तो इसके साथ ये वर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर वर लिखा, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। तो सही है, क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, तो ये वाला करेक्ट माना जाएगा। ईच एंड एवरी के बाद में जो भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और नॉर ईदर
और नीदर नॉर, ठीक है। टेक्स अ वर्ब इन अ सिंगुलर, कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वो कनेक्टेड हो ईदर आर, नीदर नॉर या फिर और या फिर नॉर से, ठीक है, तो उनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब यहाँ देखेंगे लिखा है नीदर और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है ई, नॉर आई वर देयर। अब आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट भले ही आपका ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आई है, ठीक है ना, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, नीदर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर गलती क्या है, वर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। करेक्ट आपके सामने लिखा है, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। अगला है, यहाँ लिखा है व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई और नॉर ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट जो है ज्वाइंड हो और से या फिर नॉर से, और ये डिफरेंट नंबर बता रहे हो, तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी, ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, ठीक है, वर्ब के पास में इसको प्लेस करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे लिखा है नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर, ठीक है, वाज प्रेजेंट। बात समझ में आ रही। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ असिस्टेंट मास्टर लिखा हुआ है और यहाँ पर केवल जो है ये मास्टर्स होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ये मास्टर लिखा हुआ है, वॉज प्रेजेंट। अब हालांकि ये नीदर से और नॉट से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट नंबर्स बता रहे हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो हो जाएगा नीदर हेड मास्टर और नॉट द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। गलती क्या यहाँ पर है, से प्लूरल वाला हमेशा वर्ब के पास में आना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना। कहाँ लगाएंगे, वर्ब से पहले प्लूरल वाला सब्जेक्ट लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। फिर एक बात समझ लीजिएगा, जब दो डिफरेंट नंबर्स, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, नीदर नॉर और ईदर आर से जुड़े होंगे, तो ऐसे में क्या करना है, जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास में होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हेड मास्टर्स जो है यहाँ पर होना चाहिए था, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये आपको असिस्टेंट मास्टर जो है वो यहाँ पर शुरुआत में आएगा हेड मास्टर, और असिस्टेंट वाला जो कि प्लूरल है वो आएगा आपके वर्ब के पास में। ये चीज आपको समझनी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर ऑफ अ डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्री इन अ पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। अब कहने का मतलब वही चीज है, नीदर नॉर और से अगर कोई जुड़े हो डिफरेंट पर्सन, तो वर्ब जो है पास वाले के हिसाब से एग्री करेगी। तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ईदर ही और आई इज मिस्टेकन। अब यहाँ समझना है ईदर से जुड़ा हुआ है और आई भी यहाँ पर, मतलब ईदर और से आपका एक ही सब्जेक्ट है और एक आई सब्जेक्ट, ये दो जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा याद रखना पास वाले सब्जेक्ट से हिसाब से आएगी। तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर इज लगा है ही के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ जो वर्ब आएगी वो आई के हिसाब से आएगी, तो ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। क्या बात समझ में आई कि जब डिफरेंट पर्सन जुड़े हों इधर और मतलब और नीदर नॉर से, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ देख रहे हैं, देखो एक कलेक्टिव नाउन जो होता है बेसिकली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। जो कलेक्टिव नाउन होता है जनरली उसके साथ वर्ब हम लोग सिंगुलर ही लगाते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ होल। अगर वही चीज क्या हो जाएगी, अ प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ व्हिच इज इट इज कंपोज्ड आर थॉट। कहने का मतलब जब एक एज अ होल यानी कि ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंगुलर आएगा, और वही चीज डिवाइड हो जाएगी तो फिर वहां पर प्लूरल आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो काउंसिल आपका है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और एक एज अ होल जो है एज अ होल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है हैज लगी है, वरना हैव आता। तो अब यहाँ देखेंगे द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। अब यहाँ पर मिलिट्री जो है वो एज अ होल नहीं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक एक करके यानी कि डिवाइड कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है वर्ब। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं, याद रखने हैं। क्या है, कलेक्टिव जो है बेसिकली इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आएंगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब कलेक्टिव नाउन सिंपल से याद रखिएगा, अगर एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रुप में तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो उनके थॉट्स को लेकर के और कुछ चीज़ों लेकर अगर वो डिवाइड हो जाता है तो फिर वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब किसमें, इंडिविजुअल्स में अगर डिवाइड हो जाती है तब, जैसे आपने बोला ना द
jury were divided in their opinion। अब यहाँ पर देखो इंडिविजुअल की बात है, जूरी में मान लो ग्रुप होगा 5 जज का 6 जज का, लेकिन उनके सबके विचार अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया वर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं लिखा है सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म्स बट प्लूरल इन मीनिंग। मतलब कहने का है कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो आपको देखने में तो कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, ठीक है, लेकिन वो होंगे कैसे मीनिंग में, मीनिंग उनकी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ कुछ सब्जेक्ट हैं आप सभी जानते हैं, जैसे फिजिक्स, ठीक है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये तो खैर सबको पता है। तो ये देखने में तो ये लगा कि भाई यस लगा हुआ ये प्लूरल है, लेकिन हमेशा जो है ये सिंगुलर में यूज होते हैं, तो इसीलिए मैथमेटिक्स का आर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे वर्ड्स जो हैं वो ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, या फिर इन एडिशन टू, या फिर एज वेल एज। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो ज्वाइंड हो, किससे, विद के साथ ज्वाइंड हो, या फिर टुगेदर विद के साथ ज्वाइंड हो, या फिर इन एडिशन टू के साथ ज्वाइन हो, या फिर एज वेल एज के साथ में ज्वाइन हो। तो आपको क्या करना है, आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। मतलब इसको समझिएगा, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। द चीफ विद ऑल हिज मैन, ठीक है, वर मैस्कर्ड। तो अब यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर आपकी वर्ब में गलती है। फिर समझिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ज्वाइन हो विद से, टुगेदर विद से, और इन एडिशन टू से, और एज वेल एज से, ठीक है, तो क्या होगा भैया जी, आपकी वर्ब जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए नंबर से। तो ये कहने मतलब यहाँ पर विद लगा हुआ है, चीफ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और ऑल हिज मैन जो है ये हो गया, ठीक है, वर मैस्कर्ड। तो यहाँ पर वर गलती है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है आपके चीफ और ये ऑल हिज मैन ये सब्जेक्ट लिखे हो, इससे नहीं, ठीक। तो यहाँ पर गलती क्या हो जाएगी, वो आ जाएगा, ये वर नहीं आएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट वाला रूल है, इसको हम याद करेंगे, समझेंगे। अब लिखा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर लगा हुआ है, तो जो आपका वर्ब है वो एग्री करना चाहिए नंबर के साथ में और पर्सन के साथ में, जिसके लिए ये यूज किया गया है, जिसका एंटीसीडेंट है रिलेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ समझेंगे, लिखा आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आई जो है वो लगाया गया है यहाँ पर, मतलब जो हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ब आप देख रहे हैं इज जो है, ठीक है, और इसके एंटीसीडेंट क्या है, बेसिकली यहाँ पर आई है, तो आई को रेफर करना है, तो आई के हिसाब से आपको लगाना है, यानी कि आई हु इज योर फ्रेंड्स विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आई के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए आपका, ठीक है, ना कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के, इसका जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा एम, क्या होगा, होना चाहिए था यहाँ पर एम, इसलिए ये सही है और ये गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला आपको समझ लेना है, ऑब्वियसली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट लगाओ, सिंपल बात समझना, उसी के हिसाब से आपको वर्ब लानी है, बस और कुछ नहीं करना है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुछ पार्टिसिपल के और इन्फिनिटिव के। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स दे रखी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इनके बाद में आपको जो नियम बताया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे आपकी मान लो आस्क वर्ब हो गई, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, ईटीसी। तो क्या ध्यान देना है, इनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है सीधे, उसके बाद आपका टू प्लस जो मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर टू जो लिखा है ये गलत है, ये फर्स्ट फॉर्म लगा लूँ। क्या क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ऊपर वर्ब दी गई हैं इनके बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट लगाना है। पेपर में क्या होगा, इनके बाद तुरंत आपको इन्फिनिटिव दे देंगे, ये बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद तुरंत क्या लगाना है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना, फिर इन्फिनिटिव आएगा। अब आपको इतनी सारी वर्ब्स हैं, इन्हें बता दे रहा हूँ कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है। देखो एक तो ये आस्क याद कर लो, एडवाइज, अलाउ, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया, इनवाइट हो गया, परमिट, इंस्ट्रक्ट, और ये ऑर्डर हो गया आपका,
और रिक्वायर हो गया। ये कुछ वर्ब्स हैं, इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इनके बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। पेपर में क्या दिया हुआ, जैसे यहाँ देखेंगे, ये एडवाइस टू डू इट बाय मी, ये दे रखा होगा आपको इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एडवाइस वर्ब आएगी उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो आपसे मान लो पूछ दिया यहाँ पर इसमें कौन सा पार्ट गलत है, अगर आपको नियम पता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लगाना, ही एडवाइज्ड, और फिर तुरंत आपको यहाँ क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। देखो मी आ गया, उसके बाद फिर आपका टू आ गया और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। अब मान लो ये तो आपका ऐसे एक्टिव में दे रखा है, अगर पैसिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में जब आप बनाएंगे तब तुरंत जो है आपका टू आएगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट नहीं लाना है। तो यहाँ देखेंगे जैसे लिखा है शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, तो देखो परमिट लिखा है, उसके बाद तुरंत यहाँ पर टू आ गया है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, दे आर फॉलोड बाय टू, तब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आपका टू आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इन्हीं में कंफ्यूज कर सकता है, इसे आपको सही से देखना है और समझना है। आगे देखेंगे लिखा है कि नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव। मतलब जहां पर ये अगर नो वर्ब है इस, ठीक है, इसके साथ हाउ आ सकता है, वेयर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, व्हाई आ सकता है, और उसके बाद में आपको क्या लगाना, इन्फिनेटिव। जैसे हमने कहा आई नो टू राइट अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा गलत, आई नो के बाद में आना चाहिए यहाँ पर हाउ, हाउ टू, तो आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, हालांकि ये पढ़ने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नो के बाद क्या करना है, ये जिस प्रकार सेंस हो उसी प्रकार सेंस में ये आपका क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ देखेंगे, देखो ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके बारे में आपको समझना है, जैसे आफ्टर हो गया, लेट हो गया, वीड हो गया, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, ईटीसी। वी यूज वेयर इन्फिनेटिव, मतलब क्या है, ये जो फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं इनके साथ में हमें टू नहीं लगाना है, तो ये वेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स बोली जाती हैं। ये वाला थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, ठीक है, हालांकि आप सबको पता होगा, पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या गलती है, देखो आई हियर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टू लगाया है, तो ये टू नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हेयर वर्ब लगी हुई है। तो मैंने क्या बताया कि आफ्टर, लेट, वीट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, हियर और स्मेल भी होता है, ठीक है, वो भी, इनके साथ में आपको क्या करना है, टू नहीं लगाना है। तो आई हियर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हियर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्मेल भी होता है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर लिखा है कि वेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सलरीज, तो आपको पता ही है कि मॉडल एक्सलरीज जो है वहाँ पर भी वेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, जैसे यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, ठीक है, और यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस प्रकार से नीड नॉट और डेयर नॉट, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये डेयर नॉट और नीड नॉट, ठीक है, शुड, विल, वुड, इनके साथ में क्या है, क्या ध्यान देना है, जब भी ये लगे होंगे तो इनके साथ में टू नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है, ये डेयर नॉट और नीड नॉट, ठीक, ये आपको ध्यान देना। जब भी नीड नॉट लगा होगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि टू नहीं आएगा। यहाँ देखो नीड नॉट लगा है, टू लगा दिया, इसीलिए आपका बनेगा यू नीड नॉट वर्क हार्ड, बस खत्म, टू नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। और बाकी तो ये विल, वुड, शुड, ये सब जानती हैं, ये वाला पेपर में नहीं आएगा, आएगा तो डेयर नॉट और नीड नॉट आएगा। दूसरा याद रखना है, अगर ये केवल डेयर लिखा हो, ठीक है, और नीड लिखा हो, ठीक है, मतलब एज इनको मॉडल ना यूज करके एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, तो वहां पर इनके साथ में टू लगेगा। जैसे यू नीड टू प्ले, ये अब यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर एज अ वर्ब यूज कर दिया गया है, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया, इसीलिए यहाँ पर हमने टू लगा दिया। और जब लगा देंगे इसको हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल एक्सली वर्ब के रूप में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनके साथ में वेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, इनके साथ आपको जो है टू नहीं लगाना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया ना, यू डेयर नॉट टू, यू डेयर नॉट प्ले मैच, अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये। तो अगर इतनी बात दिमाग में ना आ रही तो सिंपल से याद रखना, अगर जैसे ही डेयर के बाद में नॉट आएगा और नीड के बाद नॉट आएगा तो आपको वहां पर टू नहीं लगाना, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हैड बेटर लिखा हो, हैड रादर लिखा हो, ठीक है, एज सून एज लिखा हो, हैड सूनर लिखा हो, सूनर देन लिखा हो, सूनर देन भी लिख लो।
सूनर देन हो गया, ठीक है, और रादर देन लिख लो, रादर देन। इनके बाद में आपको क्या करना है, ये टू नहीं लगाना है, ठीक है, मतलब वेयर इन्फिनेटिव रहेगा। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू नहीं लगाना है। तो यहाँ देखेंगे ही हैड बेटर टू गो नाउ, तो ये पेपर में दिया है, अब आपको पता है अगर हैड बेटर लगा है तो वेयर इन्फिनेटिव होगा, तो वहाँ पर टू नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर गलती है। पेपर में क्या करेंगे, बस फाइंड आउट कर लेना, तो हो जाएगा ही हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि हैड बेटर, हैड रादर, रादर देन, सूनर देन, ये सब जो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में आपको टू नहीं लगाना है। कंजक्शन देन इज आल्सो फॉलोड बाय वेयर इन्फिनेटिव, तो यार ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा है, मतलब कंजक्शन देन होता है उसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनेटिव आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, अब यहाँ देन लगाई है तो इसके बाद में ये टू नहीं आएगा, बस खत्म। और कहने मतलब यहाँ पर हैड बेटर लगा है तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, लिखा है व्हेन बट इज यूज्ड एज अ preposition and preceded by any form of the verb, then but is followed by with where infinitive। कहने का मतलब हुआ जैसे when जो है अगर यूज्ड किया गया है एज ए प्रीपोजिशन और उसके बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाती है तो वहां पर आपको क्या करना है, टू नहीं लगाना। जैसे यहाँ देखेंगे he did nothing but to wonder, ठीक है, अब ये क्या है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि देखो जो बट लिखा है ना, बट, और उसके बाद सीधे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, ठीक है ना। तो जब ऐसा कंडीशन हो, वर्ब को यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है, प्रीपोजिशन यूज किया गया है, और प्रीपोजिशन जब यूज होगा और उसके बाद में अगर कोई वर्ब आ रही होगी तो उससे पहले टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर टू ये गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ही डिड नथिंग बट वंडर, तो टू वंडर था वो गलत था, ध्यान रखेंगे आप इसे। आगे देखेंगे, लिखा है कि एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, हम सही बात है, मतलब कोई भी पार्टिसिपल है उसका एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ना, कैसे पता रहेगा। तो यहाँ लिखा है बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, तो बीइंग से पहले यहाँ एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर यह गलती, इट होना चाहिए था। ये जो है एसएससी में कई बार पूछा गया है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आ सकता है कहीं भी, ठीक है। तो जब भी बीइंग से शुरुआत हो तो आपको क्या कर देना, वहाँ पर इट लगा देना है। यहाँ पर वो सारे नियम हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, इसीलिए इन सभी नियम को जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि पेपर में अगर यहाँ से आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ग्रामर में और आएगी कहाँ से, आपको पता है भी, जैसे आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ में दा का प्रयोग नहीं करते हैं, अब इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, जब दो लोगों के बीच में कंपेरिजन हो तो वहाँ करते हैं, जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू, तो यहाँ पर दा आया है कि नहीं। हमको पता है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, द मोर यू रीड द मोर यू गेट नॉलेज, इस तरीके से भी बना सकते हैं, और दोनों से पहले देखो दा भी लगाया गया है। तो जो कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं वहां पर आपको चीजों को समझना है। अब यहाँ लिखा है देखो, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग बीन जो है ये वर्ब थर्ड फॉर्म बीइंग प्लस इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच अ सेंटेंस। जैसे लिखो आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, अब यहाँ पर आपको गलती ढूंढनी है, तो द यहाँ पर ध्यान देना है, देखो इन्होंने आफ्टर लिख दिया है, एक बात समझिए, जब आप यहाँ पर हैविंग लगा रहे हैं तो आपको आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बस खत्म कहानी है। तो द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, तो ये याद रखना, हैविंग विंग लगा हो तो फिर ये आफ्टर आफ्टर नहीं आएगा, बस खत्म कहानी है, इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो पार्टिसिपल, जैसे कंसिडरिंग लिखा हो, जजिंग लिखा हो, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, विंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो डो नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, तो इनसे पहले कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, अगर सब्जेक्ट लगा होगा तो वो गलत माना जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपल हैं, जैसे कंसिडरिंग हो गया, जजिंग हो गया, रेफरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, ये ऐसे कुछ पार्टिसिपल्स हैं। वहां पर आपको क्या समझना है कि इनके साथ में कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले नहीं लगाना है। तो यहाँ देखेंगे लिखा है, जैसे एक बनाई दिया गया है कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूं मतलब जैसे मोहन मोहन करके कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझना, इससे पहले कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, बस खत्म। अब इसमें ये हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में देखने वाले हैं, तो यहाँ देखते हैं भैया,
देखो व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, दो सब्जेक्ट हो और कैसे ना हो, सेम नंबर में ना हो, मतलब समझिए, देन वी मस्ट हैव टू यूज सेपरेट एक्सरलीज इज एम आर वाज वर हैज फॉर बोथ ऑफ देम। तो यहाँ समझिए, देखो 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड, ये लिखा है। क्या बात समझ में आई? दो सब्जेक्ट आपके हों लेकिन सेम नंबर ना हो, मतलब दो सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो हैं उन दोनों के लिए अलग अलग जो एक्सरलीज आएंगी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो 3 किल्ड हो गया और 1, यहाँ पर 1 आ गया आपका, वर इंजर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। 3 के लिए ये अलग है और 1 के लिए अलग है, तो 1 के साथ में क्या आना चाहिए, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। फिर एक बात समझिएगा, जब दो सब्जेक्ट हों और दोनों अलग अलग हों तो दोनों के लिए सेपरेट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए मोरा जी, नींद लगने लगी क्या? नींद लगने लगी? रिवीजन हो रहा है आपका, देख लो। अब यहाँ लिखा है देखो, एक सिंगल जो है वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट। मतलब आपके सब्जेक्ट जो हैं दो हों और वर्ब एक ही आप लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि दोनों के जो है फॉर्म सेम होनी चाहिए, ना, फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम फॉर बोथ सब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखो, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14 ईयर, तो ये गलत है, आप समझिए। I am 17 years old and my sister is 14 years। ठीक है, ये आपको देखना है। सिंगल वर्ब है, शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स ओनली। एक वर्ब कब काम करेगी दो सब्जेक्ट का? जब एक ही जो है, आप बोले ना ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर द बोथ द सब्जेक्ट, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए वो फिट बैठेगी एक ही वर्ब तब यूज करेंगे, वरना आपको अलग अलग करनी है, बस ये बात समझना है। तो ये अब देखो, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अपनी भी और अपनी सिस्टर की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो ये फिट बैठेगी नहीं, क्योंकि आई के साथ आपको एम लगाना है और माई सिस्टर से साथ इज लगेगा, इसीलिए ये जो वर्ब है वो सेट नहीं बैठ रही, इसीलिए आपको अलग अलग वर्ब्स लगानी पड़ेंगी। अब यहाँ लिखा है, टू एक्सरलीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ द एक्सरलीज। तो वही चीज हो गई है कि जब टू एक्सरलीज जो है वो एक साथ में यूज कर सकते हैं, किसके लिए? कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब, लेकिन कब? जब उसकी फॉर्म जो है प्रिंसिपल वर्ब की अप्रोप्रिएट होगी दोनों एक्सरलीज के लिए। तो यहाँ देखो, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अब यहाँ क्या है, देखो गलती, देखो ही नेवर हैज टेकन, ठीक है, एंड नेवर विल टेक सच ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई दो एक्सरलीज तो आपकी लगी हुई हैं, एक लगी हुई है आपकी हैज और एक लगी हुई है आपकी यहाँ पर विल, ठीक है, और ये यूज की गई किसके? प्रिंसिपल वर्ब के लिए, लेकिन ये दोनों जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ही नेवर हैज टेकन, ठीक है, एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको वर्ब लगानी है। आगे देखते हैं, व्हेन देयर इज ओनली वन एक्सरली टू प्रिंसिपल वर्ब्स, जब एक ही एक्सरली वर्ब हो और किसके लिए? दो प्रिंसिपल वर्ब के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब समझो आप मेन वर्ब के लिए, एक एक्सरली वर्ब दो प्रिंसिपल वर्ब को रेफर कर रही हो, इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद द बोथ, लेकिन इसको क्या होना चाहिए? दोनों के साथ करेक्टली होना चाहिए। जैसे 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 फेल्ड। अब यहाँ पर देखो, ये एक्सरली वर्ब आपने लगाई है, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत ये है कि दो प्रिंसिपल वर्ब है, एक पास्ड है और एक फेल्ड है, लेकिन इन दोनों के साथ में जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए क्या करेंगे? दूसरे के साथ में आपको अलग बदलनी पड़ेगी। तो द कैंडिडेट है पास्ड, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ में ये एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो 1 के साथ आपको अलग से वर्ब लगानी पड़ेगी जो है हैज। तो इस प्रकार के नियम जो है आपको सही से पढ़ने हैं और समझने हैं, ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रचलित चल रहे हैं वो नहीं आते हैं। अब देखो, आप पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड टू पास्ट इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब अगर पास्ट सेंटेंस से शुरुआत हुई है तो आगे वाला भी कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो ये सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर तो आपने पास्ट में सक्सीडेड लगाया है, पास्ट वर्क मतलब कौन सी फॉर्म हो गई? ये सेकेंड फॉर्म हो गई,
और यहाँ पर आप ये प्रेजेंट में शो कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, वर्कड होना चाहिए, बस इतना गलत है। अगर शुरुआत पास्ट के साथ में तो पास्ट में ही लाना है आपको। आपको पता होगा, देखो जो भी कमेंट्री होती है, जो भी न्यूज होती है, वो सिंपल प्रेजेंट में ही बोली जाती है या लिखी जाती है। अब यहाँ देखेंगे, अ पास्ट सेंटेंस इन द मेन क्लॉज may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth। यहाँ पर ध्यान देना है, पास्ट टेंस में अगर भले मेन क्लॉज भले ही पास्ट सेंटेंस में हो और उसके बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा है अगर है, तो ये कब होगा, जब उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जैसे लिखो, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पास्ट में है, लेकिन तो आगे वाला भी पास्ट होना चाहिए था, लेकिन आगे वाला पास्ट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर इधर पास्ट है तो आगे वाला भी पास्ट होगा। आगे वाला पास्ट कब नहीं होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। बस ये तो हम लोग डायरेक्ट में पढ़े हैं। अब व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लीस्ट तो द एक्सिलरी वर्ब शुड, तो पता है आपको, सिंपल समझो कि लीस्ट के बाद में हमें सबको पता है क्या आना चाहिए था, शुड आना चाहिए, बस खत्म। तो वी स्टार्टेड अर्ली लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, तो शैल की जगह पर क्या होना चाहिए था, शुड होना चाहिए। बस इतना ही तो खैर पता ही सबको है। देखिए इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। हम आपको 100 to 150 गोल्डन रूल्स जो हैं ग्रामर के, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसी को आप पढ़िए, उसी के आप नोट्स बनाइए, पेपर में मैक्सिमम वहीं से आ जाएगा, जो भी आपके करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं। उसके बाद में देखिए आपको जो है एक प्रीपोजिशन का वीडियो देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स के साथ में, जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि किस वर्ग के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो वो वाली बना देंगे, क्योंकि वहाँ पर फिलर वाला आपका आता है, एक या दो क्वेश्चन वो आराम से आप कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि एक एडवर्ब जो है, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिट इन्फिनिटिव। ये समझिए, मतलब चाहे एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेज हो, उसे प्लेस नहीं करना चाहिए टू के साथ में और वर्बल पार्ट के साथ में बीच में। जैसे लिखा, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये तो यहाँ पर गलती अभी आपको समझ में आएगी क्या है। यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज रख दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए था कि जहाँ पर भी एडवर्बियल फ्रेज है उसके साथ उसके बीच में जो है टू फू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एडवर्ब से पहले क्या लगाया, टू, तो ये आपको समझना है, ये टू नहीं आएगा, टू के बाद तुरंत एडवर्ब नहीं आनी चाहिए, बस खत्म, इतना समझो आप। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली, तो यहाँ क्या आना, टू के बाद सीधे वर्ब आएगी। कहीं पर भी अगर टू के बाद में एडवर्ब लिखा तो आप समझ लीजिए वो गलत है। बस जैसे हम यहाँ लिखते हैं आई रिक्वेस्ट, बहुत सारे बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आई रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट you to kindly accept my letter, accept my letter। मतलब आपको समझ में आना चाहिए था कि भाई ये जो है काइंडली फाइंडली से पहले, यानी कि एडवर्ब से पहले टू नहीं आएगा, तो पेपर में हम लोग कर देते हैं कि टू लगा देते हैं एडवर्ब से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना, एडवर्ब से पहले टू फू नहीं लगेगा, बस खत्म। ये बिटवीन में आप समझेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, सिंपल से बात समझो बस, और कुछ नहीं करना है, यही ध्यान देना है। चलिए अब देखेंगे, यहाँ लिखा है कि एक जो इन्फिनिटिव होता है शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ गवर्निंग वर्ब। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी इन्फिनिटिव है उसे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। अनलेस माने जब तक कि ना, इट रिप्रेजेंट्स, कब नहीं, कब तक, जब तक कि ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, कैसे, एक एक्शन को, टू दैट ऑफ गवर्निंग वर्ब, जो गवर्निंग वर्ब है उसका अगर एक्शन प्रेजेंट में है तभी आप जो है इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट में एन इन्फिनिटिव शुड बी यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, कब, जब वो जो है एक्शन गवर्न कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर वर्ब का। जैसे यहाँ देखो, आई शुड हैव लाइक्ड टू हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ होगा आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर।
अब यहाँ गलती क्या कर दी उन्होंने है, ये वर्ब से पहले यहाँ पर देखो, देख रहे हैं ये, इससे पहले इन्होंने टू लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि ये इसको गवर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये टू जो है यहाँ इससे पहले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, बस टू हैव गॉन देयर ये नहीं होगा, बस खत्म। जिसको गवर्न कर रहा होगा, ठीक है, उससे पहले आएगा, और बाकी अननेसेसरली नहीं, सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए। देखो जीरेंट इफ द प्रेसिडेड बाई अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन मस्ट बी इन पजेसिव केस। तो जीरेंट अगर किसी को प्रोसीड कर रहा है प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, पजेसिव केस में होना चाहिए था बस। जैसे देखो ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, तो ये मी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, ये पेपर में बन सकता है 2025 में, बस खत्म। ये एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर ये होगा, ठीक है। ये किस में नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए, बल्कि पजेसिव में होना चाहिए। और देखने में ये आपको सही लग रहा है, एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा आंसर, पजेसिव केस में होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? अगर कोई भी जो है जीरेंट प्रोसीड कर रहा है एक प्रोनाउन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोनाउन के द्वारा, तो प्रोनाउन जो है वो मस्ट हो, किस में होना चाहिए, पजेसिव केस में। अब देखो यहाँ पर मी गोइंग नहीं होगा, क्योंकि मी के साथ करेगा नहीं, तो यहाँ पजेसिव होना चाहिए, और ये आपका जो है गोइंग आपका क्या है, जीरेंट है। क्या बात समझे, जीरेंट अगर प्रोसीड कर रहा है किसी प्रोनाउन के द्वारा, तो प्रोनाउन किस में आना चाहिए, बस खत्म, तो वो आना चाहिए पजेसिव केस में। और यहाँ पर देखो जीरेंट जो है प्रोसीड कर रहा है प्रोनाउन के द्वारा, तो यहाँ पर पजेसिव होना चाहिए, ना कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, बस। अब लिखा है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, आपको पता है, दैट बिगन इन द पास्ट टाइम एंड इज स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस बाय सिंस फॉर एंड हाउ लॉन्ग। मतलब आपको ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर कहीं पर हुआ तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं बस। तो ये फिर हाउ लॉन्ग जो है, तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस कॉफी, तो ये होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है। ये आपको समझना है, अगर हाउ लॉन्ग कहीं आ जा रहा है तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो यहाँ पर ये आर फार नहीं आएगा, बल्कि जो लगाते हैं ना आप हैज बीन और हैव बीन वही आएगा, बस ये आपको समझना है। क्या आएगा, सिंस फॉर और हाउ लॉन्ग से अगर कोई वर्ड शुरू होगा तो आपको क्या समझना है, बस उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, हैज और हैव लगाना है। बाकी अगर टाइम, अगर कोई चीज़ ऐसी चल रही है वर्तमान में काम चल रहा है कि फिक्स टाइम पीरियड उसका है, तो उसके लिए सिंस और फार लगाएंगे। आपको पता है सिंस कहाँ लगेगा, फार कहाँ लगेगा, जो निश्चित टाइम है वहाँ सिंस लगाएंगे, और निश्चित टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, किसी दिन का नाम हो, मंथ का नाम हो, उसके लिए। अब यहाँ लिखा है अ वर्ब व्हेन प्रेसिडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जीरेंट। अगर कोई वर्ब है और वो प्रोसीड कर रहा हो किससे, प्रीपोजिशन से, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, जीरेंट लगाएंगे। तो यहाँ देखो दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट। अब यहाँ पर आपको क्या समझना, एक वर्ब जो है वो प्रोसीड कर रही है किसको, एक प्रीपोजिशन को। तो देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है ये, ठीक है, और ये लगी है आपकी वर्ब। अगर वर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा तो आपको समझ लेना है कि उसके बाद में सीधा और सीधा क्या लगाना है, आपको जीरेंट लगाना है, बस खत्म। तो यहाँ पर कम लिखा है, ये गलत हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए बल्कि कमिंग होगा। एक बार फिर समझ लो, अगर कोई वर्ब है उससे पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तो सिंपल सा आप समझ लो किस फिर हमें जीरेंट लगाना है, बस खत्म, और कुछ नहीं। अब समझेंगे, देखो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉजेज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है होना चाहिए। जैसे लिखा है आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क। तो एक सिंपल सी बात क्या समझो, देखो आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। देखो एक चीज समझो, सिंपल से अगर बात की जाए, जब दो फ्यूचर सेंटेंस होते हैं एक में, तो ये गलत हो जाएगा। एक आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, मतलब सिंपल प्रेजेंट में, और एक आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, बस इतनी बात समझो। तो वही कह रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉजेज ऑफ द टाइम प्लेस एंड कंडीशन, ठीक है। हेयर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज। तो अगर कहीं टाइम प्लेस और कंडीशन की आप बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो इतना ज़्यादा भारी वर्क में याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो सेंटेंस दिए हैं, तो एक प्रेजेंट में होगा, एक फ्यूचर में होगा। दूसरी खास बात आप समझ लो, अगर इफ से ऐसे लगा हुआ है तो पहला वाला जो है प्रेजेंट में और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा, ये आपको समझना है बस। और टेल अंटिल लगा है, बिल्कुल वैसे टेल अंटिल अनलेस अंटिल ये हो, तो आपको समझना है एक पार्ट आपका प्रेजेंट में और एक पार्ट आपका फ्यूचर में होगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में, बस। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता ही दूं ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ समझो और बेहतरीन तरीके से।
जैसे मान लो हमने लिख दिया, इसमें पूछा कि गलती क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, कॉमा लगा दो, यू विल नॉट पास। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया किस पार्ट में गलती है, तो आपको पता है कि जब भी अनलेस अनटिल इफ लगा होगा तो पहला वाला हिस्सा मतलब दो सेंटेंस जो है कभी फ्यूचर में नहीं हो सकते, तो पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला इसमें हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में पहला, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ क्या करेंगे, अनलेस यू, ठीक है, यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड और बस यू विल नॉट पास, तो ये विल जो है वो हट जाएगा, ये गलत माना जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है तो टिल अनटिल अनलेस इफ, ये आपको समझना है। तो यहाँ लिखा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट, ठीक है, टाइम लाइक यस्टरडे, कोई डेट दे रखी हो, कहने मतलब ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर जो है यस्टरडे फेस्टरडे या टाइम वहाँ पर दे रखा हो तो उसके साथ में ये परफेक्ट टेंस नहीं आएगा बल्कि इंडेफिनिट टेंस लगाना है आपको, बस खत्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है। देखो आई हैव बॉट अ साइकिल स्टडी, अब यहाँ पर यस्टरडे लगा है, जस्ट स्टडी की बात कर रहे हैं तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत क्या है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, थॉट मैंने बॉट लगा देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना बस। तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत। क्या बात समझ में आई कि जब भी यस्टरडे लगा हो, कोई पर्टिकुलर डेट रखी हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन, अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस को रेफर करता है पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखेंगे जैसे लिखा है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, एक ये एक्शन हो गया, ठीक है, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ये दूसरा एक्शन हो गया। कहने का मतलब जब दो एक्शन हुए हों तो उन एक्शंस को बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो ये गलती है, क्यों गलती है अभी आपको समझ में आएगी। देखो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक। क्या मैंने बताया कि जब दो एक्शन को बताना तो वहां पर आपको लगाना है। तो बाकी आप समझ ही रहे हैं कि आफ्टर और बिफोर वाला अगर बिफोर लगा होगा तो हम क्या करेंगे, और आफ्टर लगा होगा तो हम किस वाले पोर्शन में जो है हेड लगाएंगे, ये आपने पढ़ा ही होगा। मॉडल एक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर बट टू एक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, मतलब दो मॉडल्स आप एक साथ नहीं लगा सकते, अगर लगाए हो तो कंजक्शन के साथ में अटैच होनी चाहिए। जैसे लिखा है ही शुड मस्ट डू इट, ये नहीं, ही शुड एंड मस्ट डू इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाओ। दो एक्सिलरी साथ में आ सकती है पेपर में, अगर ये ऐसा सेंटेंस दिया है दो एक्सिलरी लगाकर एक साथ में तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में देखने में लगेगा ये गलत है लेकिन गलत नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला इस बार इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है, समझना है आपको। आगे लिखा है व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट, मतलब आपको बता ही दिया कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ समझो एग्जांपल, जब आप जो है नीड के बाद में नॉट लगाएंगे तो उसके साथ जो है वो टू नहीं लगाना है। क्या लिखा है, अच्छा ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक। तो लिखा है इज फॉलोड बाय नॉट इट टर्न्स इनटू द मॉडल एक्सिलरी एंड इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव एंड वी कैन नॉट यूज नीड नॉट और डेयर, मतलब नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई, तो इनको एज अ मॉडल अगर आप बना रहे हैं तो इसमें हम यस और यस जो है वो ऐड नहीं कर सकते, बस इतना है। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि जब भी नीड और डेयर के बाद नॉट आएगा तो टू नहीं लगाना है, बस खत्म। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, एज अ मॉडल बना रहे हैं, तो जो है मॉडल में आपको यहाँ पर यस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको लिखना है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल समझ लो। यहाँ पर आपको नीड्स कर देंगे, आपको देखने में बोलेगा कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यस लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे यस ऐड नहीं करेंगे, बस खत्म, ये आपको समझना है, ठीक। वी कैन नॉट यूज नीड्स और डेयर्स, ये डेयर्स नहीं होगा, ये कभी नीड्स नहीं होगा, केवल नीड और डेयर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो। अब कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है शोज हाउ मच ऑफ द थिंग, मतलब क्वांटिटी का मतलब नंबर से ही है, मतलब मात्रा से है, और मात्रा बताने के लिए आप देखते हैं सम है, मच है, लिटिल है, इनफ है, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट और होल है, ये सब कैसे जो होते हैं बेसिकली एडजेक्टिव है और अनकाउंटेबल नाउन्स में होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्वांटिटी वाली बात है इनको यूज करेंगे और जहाँ पर
क्वालिटी वाली बात है वहाँ पर उसका करेंगे। तो ये क्वांटिटी मतलब जो है मात्रा वाली बात है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भैया क्या जैसे लिखा है आई एट अ फ्यू राइस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू जो लिखा है ये गलत माना जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा सम। सम एक ऐसा वर्ड है जो क्वांटिटी भी बताता है और क्वालिटी भी बताता है, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। अब ये खैर इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। अगर न्यूमेरिकल हैं तो उनको आप कैसे यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन में करेंगे। ओनली एंड देन शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड। लेकिन कब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, न्यूमेरिकल को हम काउंटेबल नाउन के रूप में जब यूज करेंगे जब वो ये दिखा रहे होंगे कि कितने आदमी और कितनी वस्तुएं की बात हो रही है या फिर उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस प्रकार वो लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स, ठीक है। अब ये आप समझिए, तो यहाँ पर लिटिल थिंग्स का मतलब आप समझ रहे हैं किसी मतलब क्वांटिटी की तरफ बता रहा है, लेकिन उसको कैसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही क्या होगा, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको जो लिटिल को है एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया, मतलब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को कैसे किया गया है, काउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक। ये आप समझिए, यहाँ पर जो फ्यू लगा है वो तो समझ में आ जाएगा। अब आप फ्यू थिंग्स का मतलब आई हैव टॉट यू वाला मतलब लिटिल, लिटिल का मतलब यहाँ क्या है, ये तो वैसे भी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अ फ्यू थिंग्स आई हैव टॉट यू मतलब अलग अलग कुछ चीजें आपको बताई हुई होंगी, तो वहां पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ था, ठीक। तो कार्डिनल नंबर की बात करें, ऑर्डिनल नंबर जो है टुगेदर द ऑर्डिनल नंबर प्रोसीड्स द कार्डिनल। कहने मतलब जब कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दोनों लगे हों तो ऑर्डिनल नंबर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा कार्डिनल, यानी कि ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर से पहले आएगा। जैसे आप देखेंगे द फोर फर्स्ट बॉय, ठीक है, विल बी गिवन चांस। अब यहाँ समझो, देखो फर्स्ट लिखा है, फोर भी लिखा है, एक ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल आएंगे तो ऑर्डिनल नंबर जो है वो प्रोसीड करेगा किसको, कार्डिनल को। तो ऑर्डिनल नंबर में आपका क्या है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ आना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनल नंबर किससे पहले आएगा, कार्डिनल नंबर से, ठीक। 3 4 5 6 7 ये आपके कैसे हो जाएंगे, कार्डिनल हो जाएंगे ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है बस। अब लिखा है ये लेटर है, लेटेस्ट है, रेफर टू टाइम, लेटर एंड लास्ट रेफर्स टू पोजीशन, मतलब ये आप समझ लो ये दो वर्ड ऐसे लेटर और लास्ट वाला ये पोजीशन को बताएंगे, लेटर और लेटेस्ट ये टाइम पीरियड को बताएंगे। तो मतलब आई हैव सीन द ये लेटेस्ट मूवी, इस तरीके से आएगा। तो आपको समझ लेना है जब भी लेटर और लेटेस्ट की बात करेंगे हम टाइम की बात कर रहे हैं, LATTER एंड लास्ट की बात करें तो पोजीशन की बात करें। जैसे देखो आई हैव रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज द लेटर देन आई। तो यहाँ पर लेटर तो इन्होंने जो है पोजीशन के लिए बता दिया, लेकिन हम लोग टाइम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये टाइम के लिए ये वाला आएगा, ना कि ये वाला आएगा। अगर ये होता कि मेरे पीछे बैठा हुआ तो ये वाला आ जाता, बस ये चीज़ समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फार्दर है और एक जो है फर्दर होगा, ये फर्दर है। फार्दर जहाँ भी यूज होगा ये केवल डिस्टेंस के लिए होता है, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, इतना आपको समझना है। तो ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब फार्दर का मैंने बताया कि डिस्टेंस के लिए होता है, फर्दर का मतलब जस्ट आगे, इसके आगे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्दर, ना कि फार्दर। फार्दर केवल डिस्टेंस के लिए है, जैसे मुंबई इज फार्दर देन कलकत्ता, इस तरीके से बना सकते हैं दूरी के। तो ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। मतलब ईच जो है कुल मिलाकर के दो चीज़ों के लिए लगा सकते हैं और एवरी जो है दो से ज़्यादा के लिए लगा सकते हैं बस। एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ईच ऑफ द टू बॉयज होना चाहिए, क्योंकि एवरी जो है मोर देन टू होना चाहिए, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। ईच लगाइए दो के लिए, एवरी लगेगा हमेशा दो से ज़्यादा के लिए। अब लिखेंगे देखो जब हमें क्वांटिटी बतानी हो या डिग्री ऑफ सम बताना हो, यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी जो होता है निगेटिव के लिए, तो हमको पता है कि सम जो है वो सिंपल सम जो पॉजिटिव के लिए, और एनी जो होता है निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में जो होता है। तो हैव यू बॉट सम मैंगोज, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव या निगेटिव होगा तो सम नहीं आना चाहिए, वहाँ क्या आना चाहिए, एनी। सम नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो अगर सम लगाए तो उसकी जगह पर आपको क्या करना है, एनी करना है बस।
अब लिखा है इन कंपेयरिंग टू अ थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी। तो हमको पता ही है तो दो के लिए है तो कंपैरेटिव यूज करनी है ना कि सुपरलेटिव। तो ये लिखा विच इज द बेस्ट ऑफ द टू, यहाँ दो की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव नहीं आएगी, क्या आना चाहिए था, कंपैरेटिव आना चाहिए। और कंपैरेटिव से पहले दार लगता नहीं, लेकिन भाई मैंने आपको बताया जब ही इज द बेटर ऑफ द टू की बात करेगा तो ये उससे कंपैरेटिव से पहले द आएगा, वरना द कंपैरेटिव साथ में नहीं आता है। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मल चीज़ों में तो यूज़ नहीं होती है, आपको पता ही होना चाहिए। और जब हम एक ही व्यक्ति की क्वालिटी वगैरह बता रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको जो है अलग अलग डिग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको आगे नियम बताएंगे तो इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। आगे देखें लिखा है जब दो क्वालिटीज़ की बात कर रहा हो आप द सेम पर्सन थिंग की, या फिर कंपेयर कर रहा हो, ठीक, कंपैरेटिव इज नॉट यूज्ड, मोर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो कहने का मतलब ये समझूं, जब एक ही आदमी की दो क्वालिटीज आप बता रहे हो तो वहां पर कंपैरेटिव नहीं यूज करना है, बल्कि आपको क्या यूज कर देना है, मोर यूज करना है, बस ये लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में। लिखा है ही इज वाइजर देन ब्रेव। अभी एक तो वाइज भी हो गया ये क्वालिटी और ब्रेव हो गया दो क्वालिटी। जब एक आदमी की आप दो क्वालिटी की बारे बात करो तो वहां पर फिर ये आपका जो है कंपैरेटिव नहीं आना चाहिए, उससे पहले हम वहां पर क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। तो ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्ब को जो है उसको एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से समझ लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है 2025 के लिए। फिर समझो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पर आपको मोर लगा देना है बस। अगला लिखेंगे व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मीन ऑफ कंपैरेटिव द थिंग्स कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ अ थिंग्स with which it is compared by using the other or some such word। तो देखो he is cleverer than any boy in the class, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आप क्लास की यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब क्लास से ज़्यादा जो है आपको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसी कोई बात होगी, जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रेफर कर रहे होंगे तो एनी के बाद में जब भी लगा होगा तो आपको वहाँ पर अदर लगाना पड़ेगा, बस सिंपल से समझो। तो ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो वही बता रहा है जब कंपेरिजन इज, मतलब जब कंपेरिजन किया जाता है वह मीन्स ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के ही थ्रू द थिंग्स कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ द थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर और सम सच वर्ड्स। तो बस सिंपल था, आप ये समझ लो एनी के बाद सीधे अदर लगा देना, इतना लंबा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस खत्म, एनी अदर हो जाएगा। When comparison is made by mean of superlative, the things compared should include the class of things with which it is compared। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, he is the strongest of all other men। तो यहाँ क्या गलती हुई है जी, तो हो जाएगा he is the strongest of all men, अदर फदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी अपने आप नहीं है। अदर बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, कंपैरेटिव में ही यूज होता है, बस खत्म, एनी अदर, ठीक है, सम अदर, बस इतना याद रखना। सुपरलेटिव तो अपने आप में परफेक्ट है, उसके साथ में ये एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सुपरफ्लुअस कह सकते हैं, दैट इज नॉट एनी पर्टिकुलर रूल, बस खत्म, सुपरफ्लुअस चीजों को हमें हटा देना है। अभी लिखा है देखो जब दो पर्सन की बात कर रहा है, दो थिंग्स की बात हो रहा है और उनकी तुलना हो रही है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट ऑफ द थिंग शुड बी कंपेयर्ड। तो सेम ही पार्ट कंपेयर करना, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। तो यहाँ क्या गलती हो सकती है, देखो द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्या बात समझ में आई, जब दो पर्सन या दो वस्तुओं की तुलना हो रही हो तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ द थिंग शुड बी कंपेयर्ड। तो वो सेम पार्ट जो है होना चाहिए कंपेयर, और कोई नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आप बॉम्बे की और दिल्ली की। तो पॉपुलेशन की बात एक की हो रही है और आप तुलना अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक में होनी चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो देन दैट ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, ये आपको समझना है। अब लिखा है डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। तो डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा और डबल सुपरलेटिव नहीं आएगा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर मोस्ट क्लेवरेस्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, क्या होगा, मोस्ट फोर्थ हट जाएगा, खाली क्लेवरेस्ट कर दो। तो वही से यहाँ पर भी है, मोर भी लिखा है और वाइजर भी लिखा है, तो ये मोर हट जाएगा, ठीक। डबल सुपरलेटिव डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा। अब ये आपका जो है लास्ट है आज का, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर और सीनियर, ये जूनियर, प्रायर, जो है इंटीरियर है, ये इंटीरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर और पोस्टेरियर जो है, ये प्रेफर, इन सब के बाद में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, इनके साथ में देन नहीं आता है, ठीक है। प्रेफर के बाद प्रेफरेबल वर्ड टू आता है,
देन नहीं आता। तो ही सीनियर देन मी, तो ये हम सबको पता है, देन नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको हम लोगों ने आज के सेशन में देखा है। इसके बाद अभी हम और भी आपको जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।